Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to define infinite series. इसके बाद हम basic divergent test prove करेंगे and then we give some examples related to basic divergent test. So we start from the infinite series. Let a and b a given sequence. Then the sum of the form a1 plus a2 plus a3 plus up to so on. This is called an infinite series. मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1/n और इसकी नो डाउट टर्म्स वाइज अगर हम लिखेंगे ये बन जाता है 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको जब हम इस सीक्वेंस से जो सीरीज़ बनाएंगे वी विल जस्ट ऐड द प्लस साइन बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, देन वी गेट द सीरीज़। और क्योंकि सीरीज़ के अंदर जो है वो हमेशा हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स ही होती हैं जैसे सीक्वेंस में होती हैं, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा हम इस तरह भी लिख देते हैं कि टर्म्स ख़त्म हो रही होती हैं, फाइनाइट सम्स होता है। इस वजह से स्पेशली हमने यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इन्फिनिट सीरीज़। और अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस इन्फिनिट सीरीज़ वी कैन आल्सो राइट इन दिस वे, समेशन की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, जैसे n = 1 to infinity, n = 1 to infinity ये जनरल टर्म है, अगर जनरल टर्म एग्जिस्ट करती है सिंपली समेशन an लिख देते हैं। इसके अलावा अगर टर्म किसी और जगह से स्टार्ट हो रही हो वहाँ से भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप नोट करें कि अगर मैं लिखता हूँ n = 3 to infinity 1/n, तो इससे हमारे पास जो सम बनेगा वो होगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 अप टू सो ऑन। और इसी को अगर मैं लिखता n = 1 to infinity 1/n + 2, तो अब नोट करें ये भी सेम यही सीरीज़ बनती। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हमेशा इसको 1 से स्टार्ट करें, कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो यूजली फिर ये 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं उसमें हम किसी और जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। So what is mean by no convergence or divergence of the series? A series summation an is said to be convergent if the sequence Sn, where this Sn is a special sequence made by this the sum k = 1 to n a k. अगर ये convergent होगा तो we will said that the series is convergent. So we must know the definition that what is mean by the convergence of the sequence here. और अगर ये सीक्वेंस Sn डाइवर्ज कर रहा हो तो हम फिर कहते हैं कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। आप देखें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Sn असल में हमारे पास जो सीक्वेंस है ये हमारे पास है a1 प्लस a2 प्लस a3 और अप टू सो ऑन, प्लस क्योंकि n पे स्टॉप हो रहा है तो an तक हमारे पास आ जाता है। जैसे देखें यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन भी किया इसी लिहाज से कि फॉर अ सीरीज समेशन an द सीक्वेंस Sn वेयर Sn हैव दिस फॉर्म this is called the sequence of partial sums of the series, and the number an is called the terms and Sn are called partial sum. One can note that S1 is a1, S2 is a1 plus a2, S3 is actually a1 plus a2 plus a3, and similarly Sn is the sum of a1 plus a2 up to an, so that if we write in this way that Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 up to so on, and if we write the second last term that will be a sub n -1 and plus an. तो ये वाला जो सम है हमारे पास ये तो Sn -1 के इक्वल होगा। इसी वजह से हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि Sn इज़ दी सम ऑफ प्रीवियस n -1 टर्म्स और प्लस an। ये हम हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं कि S100 will be equal to S99 and plus A100, जो सी उसमें 100 टर्म आएगी। मिसाल के तौर पर आप देखें हमारे पास एक सीक्वेंस था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीक्वेंस वाले चैप्टर में किया था।
वो था 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n। हमने प्रूव किया था कि ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं है, इसी वजह से ये कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो सीक्वेंस के लिहाज से तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ना। आप अगर नोट करें कि ये हमारे पास जो है सीरीज़ n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n, जिसको कि हम लिखते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज़ का ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, क्योंकि हमने जो एस एन यहाँ पर देखें ना, ए एन की वैल्यू हमारे पास है 1/n, और जब हम एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखना चाह रहे हैं तो वो इक्वल होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आप देखेंगे फर्स्ट 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1/2 1/3 and plus up to so on last 1/n. So this is a sequence of partial sum of summation 1/n। क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, इस वजह से ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है। Next we have if sequence Sn converges to S, we say that the series converges and write in this way, that this infinite sum is equal to S. The number S is called sum or value of the series, but important thing is that this S is not a simple sum just by adding the series term by term. Actually we are getting this by taking the limit. And the second thing is that note that behavior of the series remain unchanged by addition or deletion of the first finite terms। जैसे आप देखें हमारे पास अगर इसी समेशन 1/n की बात करें और हम अगर इसको स्टार्ट कर देते हैं 1/100 प्लस 1/101 प्लस 1/102 प्लस अप टू सो ऑन, पहली 99 टर्म्स इसमें ऐड नहीं की, तो हमें इसका बिहेवियर जो है वो तो इनफाइनाइट सम के ऊपर बेस करता है, ना कि फाइनाइट के ऊपर, क्योंकि फाइनाइट सम ऑफ नंबर तो हमेशा कोई फाइनाइट नंबर आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब हमारे पास वो इन्फिनिट सम बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि just as a sequence may be indexed such as its first term is an not an but is a0 और a5, जिस तरीके से हम an से फर्स्ट टर्म नहीं निकालते, मीन्स यहाँ a1 आना चाहिए था, कि इसके अलावा a0 से स्टार्ट कर लेते हैं, a5 से स्टार्ट कर लेते हैं, a99 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से सीक्वेंसेस को भी इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरीके से भी आप 99 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। सिर्फ ये है कि सीक्वेंस हमारे पास उसके पीछे हो जिसका हमने सम कंसीडर किया हुआ हो। नो वी हैव अ थ्योरम दैट इफ summation an converges then its nth term has a limit equal to 0। अब इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए जो हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर ये सीक्वेंस an कन्वर्ज करता है then we can write limit n approaches to infinity an or limit n approaches to infinity an -1, both will give us the equal result। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब हम an -1 की शक्ल में इसको लिखते हैं तो इसमें फिर हमें इस बात का केयर करना पड़ता है कि इसकी डोमेन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जब an है तो जाहिर सी बात नज़र आती है, पहली टर्म a1 होगी, a2 a3 a4, लेकिन n-1 के केस में जब हम n = 1 पुट करेंगे तो फिर तो a0 से स्टार्ट कर देंगे, a0 a2 a3 a4। तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रख लेते हैं कि ये n-1 अगर लिया हुआ है तो फिर हम n को स्टार्ट भी उसी लिहाज से करें, यानी 2 से स्टार्ट कर दें इस केस के अंदर, वह क्योंकि जो पहली फाइनाइट टर्म्स हैं वो डिपेंड नहीं करती इतनी सीक्वेंस की कन्वर्जेस के ऊपर। जैसे आप देखें अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 1/n और एक सीक्वेंस है 1/n-1 और एक सीक्वेंस है 1/n+1, तो असल में ये एक ही सीक्वेंस की आप डिफरेंट फॉर्म्स कह सकते हैं या एक दूसरे के सब सीक्वेंस किस सेंस में बनते हैं। देखें जब हम यहाँ से n1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन।
जब इसको कंसीडर करेंगे तो इसमें 1 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, तो अल्टीमेटली 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास फिर भी 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन बनेगा। अलबत्ता ये होता है कि एज अ कॉशन हम जब इस फॉर्मेट के अंदर लिखना चाह रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें जनरल टर्म an 1/n-1 की फॉर्म में, तो हम यहाँ आगे मेंशन कर देते हैं n इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो बात तो वहीं से हो जाती है कि 2 से स्टार्ट करके सो ऑन आगे चलना है। और जब इसकी बात करेंगे और तो इस लिहाज से भी आप देखें, जब 1 पुट करेंगे 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा और अप टू सो ऑन। इसमें पहली टर्म जो है मिस है, बाकी सेम है। तो इन तमाम का बिहेवियर जो है वो सेम ही रहेगा, और आप नोट करें तमाम ज़ीरो को ही कन्वर्ज करते हैं। तो प्रूफ इसका देखें कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के लिहाज से हम Sn कंसीडर करते हैं, जो कि इक्वल है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन। अब क्योंकि हमें गिवन है कि समेशन an कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है Sn, that will be converges. So as summation an is convergent, therefore this sequence of partial sum is convergent. If it is convergent, it has some limit, we say that limit is s. So also we can write in this way, if Sn has s limit, Sn -1 has s limit, this is just the alternating way of writing it. Now we have Sn is equal to Sn -1 plus an. अब देखें ना, जैसे कि Sn हमारे पास है a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म हमारे पास an -1 और लास्ट वाली जो है वो an। तो ये जो चीज़ है ये Sn -1 है जिसको लिखा गया, या फिर इसको लिखा जा सकता है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn -1। और इसमें हमने देखें n को 1 से इस वजह से ग्रेटर देन 1 से इस वजह से स्टार्ट किया कि 1 के लिए तो ये मीनिंगलेस हो जाती है टर्म, कोई टर्म अंदर इन्वॉल्व होगी तो तभी हम इसको लिख सकेंगे S2 के लिए, S2, S3, S4, यानी S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2। सो वी हैव an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn -1। अब लिमिट कंसीडर करते हैं। अब लिमिट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, Sn के ऊपर सेपरेट लिमिट आ जाएगी, Sn -1 के ऊपर सेपरेट, ये भी s के बराबर है, ये भी s के बराबर है, तो आंसर अल्टीमेटली हमारे पास 0 आ जाएगा। नो नेक्स्ट वी हैव अ रिमार्क दैट द कन्वर्ट्स ऑफ द अबव थ्योरम इज़ फॉल्स। फॉर एग्जांपल द सीरीज समेशन 1/n। देखिए पिछला जो थ्योरम था उसमें सिर्फ हमारे पास ये था कि अगर ये समेशन an कन्वर्ज करेगा तो फिर हम an 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन रिवर्स का हमने जिक्र नहीं था किया। इस वजह से जिक्र नहीं था किया क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि समेशन 1/n डाइवर्जेंट है, और लेकिन 1/n जो है वो 0 को अप्रोच करता है। और इसकी रीज़न भी देखें कि जैसा शुरू वाली स्लाइड्स में भी मैं बता चुका हूँ कि सीक्वेंस जो हमारे पास है, इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है Sn, जो कि इक्वल है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन 1/n, ये डाइवर्जेंट होता है क्योंकि ये कॉशी सीक्वेंस नहीं होता। तो इसी वजह से ये समेशन 1/n जो है वो डाइवर्जेंट है, लेकिन जो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n 0 के बराबर है। अलबत्ता ये रिज़ल्ट हमें ये ज़रूर बताता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो an 0 को अप्रोच करेगा। अगर an 0 को अप्रोच ना करे तो श्योरली फिर ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तो ये जो टेस्ट होता है हमारे पास कि इफ़ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n इज़ नॉट इक्वल टू 0, then summation an is divergent, this is called basic divergent test। और ये बहुत हेल्पफुल है डिफरेंट रिज़ल्ट्स को प्रूव करने के लिए। आप देखें सिर्फ हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि जो an है ये 0 को अप्रोच नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं इसमें हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये आसान होता है, जैसे इस केस के अंदर देखें, इस सीक्वेंस में जब हम an 1 प्लस 1/n लेते हैं तो सिंपली वी नो डैट दिस लिमिट इज़ 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बाय बेसिक डाइवर्जेंट टेस्ट दिस सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। नेक्स्ट उससे थोड़ी सी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, इसमें हमें जनरल टर्म भी गिवन नहीं है, तो जनरल टर्म हम खुद लिखते हैं
कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है n/2n+1, तो ए एन n/2 टाइम्स n+1 आ जाता है। अब इसकी जब हम लिमिट फाइंड करते हैं तो जो मर्जी मेथड आप अडाप्ट करें, हमारे पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/√2 आ जाती है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हैंस वी कंक्लूड दैट दिस सीरीज़ इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अब इससे जो नेक्स्ट है आप देखें, इसमें हमें गिवन है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n to the power n over n factorial. So we take an is equal to n to the power n over n factorial. We write this in this way, that n factorial can be written in the form of n-1, n-2 up to 3 to 1, means के the consecutive product of all the integer less than equal to n. अब ये भी n to the power n है, तो इसको हम हर n को इसके साथ एक के साथ मिला लेते हैं, n over n नेगेटिव n over n, n over n नेगेटिव 1, n over n नेगेटिव 2, n over 2 एंड n over 1। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। किस लिहाज से आप देखें, ये चीज़ तो 1 बन जाती है वैसे ही। अब ये ऊपर जो टर्म है हमारे पास वो नीचे वाली टर्म से ज़्यादा है, जैसे कि 3/2 हो तो ये ग्रेटर देन 1 है। इस तरीके से हर टर्म जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब है कि ए एन कभी भी ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर सकता। तो अगर ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर सकता तो ज़रूरी नहीं है कि लिमिट जो मर्जी हो, लेकिन हमने सिर्फ ये कैस कर लिया कि ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर सकता। अगर ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि ये हम बेसिक डाइवर्जेंट टेस्ट से कह देते हैं ये डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कि प्रूव दैट समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट, देन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज़ ज़ीरो, जो पीछे हमने थ्योरम किया था, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ये सिर्फ इस वजह से लिखे हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपने फिर मिलाकर खुद ही लिखना होता है कि आप इसका प्रूफ भी करें और एज अ कन्वर्स आप उसकी एग्जाम्पल भी दें। और अगर आप देखें दूसरा है प्रूव डैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन समेशन ए एन इज़ डाइवर्जेंट। हमने प्रूव करना है कि अगर ये लिमिट नॉन ज़ीरो हो तो फिर ए एन डाइवर्जेंट होता है। तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल वही थ्योरम है, तो हम इसके कॉन्ट्रेरी सपोज करके तो प्रूव कर देते हैं, यानी हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज द कॉन्ट्रेरी डैट समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट। तो फिर हम साबित करते हैं कि ये लिमिट ज़ीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट ज़ीरो आएगी, जिससे ये नतीजा निकलता है कि अगर ये लिमिट ज़ीरो ना हो तो फिर हमारे पास सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। सिर्फ माइनर सा लिखने के अंदर फ़र्क आता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।